अपनों से सीखा सियासी के कहरा और अब ताल ठोक कर संभाल रहे हैं राजनीतिक विरासत। चुनावी अबो हवा हो और राजनीतिक विरासत और वंशवाद की बात ना हो तो चुनावी समर कहीं ना कहीं अधूरा सा लगता है। 3 मार्च को चुनाव होने हैं 6वें चरण के और 6वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया तेज ही नहीं बल्कि अब समाप्त भी होने वाली है। तो इस दौरान ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि अपनी विरासत को कौन सी बेटे, कौन से पिता, कौन से बहू संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 3 मार्च के 6वें चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ और विरासत कौन संभालेगा, कौन संभाले रखेगा अपने पिता की कुर्सी, कौन संभाले रखेगा अपने पति की कुर्सी, कौन संभाले रखेगा अपने भाई की कुर्सी। नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस जिले में कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनमें लगातार राजनीति एक विरासत के रूप में मिलती हुई नजर आई है। किसी के पिता मुख्यमंत्री थे तो किसी की माता सांसद, किसी के भाई विधायक, तो उन राजनीति को संजोए रखने की परंपरा सी एक चली आ रही है। लेकिन इस परंपरा की होड़ में इसके पहले विधानसभा चुनाव में कुछ ने अपनी सीटें गंवा दी, कुछ को इस बार फिर से मौका मिल रहा है। 5 साल बाद फिर से मौका आता है और इस मौके को ढूंढते हुए कहीं ना कहीं अपने नेता को जीत दिलाने के लिए पब्लिक भी आतुर रहती है। तो इसी क्रम में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे नेताओं से, मुखातिब कराएंगे कुछ ऐसे नेताओं से जो अपनी राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं और इस विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक कर राजनीतिक विरासत को संभालने की प्रक्रिया तेज रखेंगे। ये भी बताएंगे कि किसके सियासी ककहरे को सीखकर वो परिवार, वो नेता अपनी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। हम आपको बता दें कि रविंदर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। कौड़ी राम से विधायक थे और इनके मर्डर, इनके मृत्यु और इनकी हत्या के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत का प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1977 में यह विधायकी का चुनाव कौड़ी राम से जीते थे। उसके बाद 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गौरी देवी, इनकी पत्नी, कहीं ना कहीं इस विरासत को संभाली रखी थी। 1989 की वो बात है कि जब वो जनसंघ पार्टी से विधायक बनी। 1996 में भी वो सपा से विधायक बनी और कहीं ना कहीं इस राजनीति को संभाले रखी हुई हैं। अब बात करते हैं ओम प्रकाश पासवान की। ओम प्रकाश पासवान 25 मार्च 1996 को एक बम धमाके में मर गए थे। वो मानीराम के तत्कालीन विधायक थे और तत्कालीन विधायक होने के साथ साथ वो एक अच्छे नेता माने जाते थे। लेकिन 25 मार्च 1996 को बांसगांव में चुनावी सभा के दौरान बम मारकर हत्या कर दी गई उनकी। उनके मर्डर के बाद सुभावती पासवान ने राजनीतिक विरासत संभाली। वह लोकसभा सदस्य चुनी गई। इसके पूर्व वह मानीराम की विधायक भी बनी। उनके लोकसभा में जाने के बाद ओम प्रकाश पासवान के छोटे भाई चंदेश पासवान मानीराम के विधायक बने। फिर छोटे भाई कमलेश पासवान ने पिता की विरासत को संभाली। वह मानीराम से विधायक चुने गए। विजय बहादुर यादव के मुकाबले मानीराम की सीट गंवाने के बाद वह बांसगांव लोकसभा चले गए। भाजपा से टिकट मिलने पर सांसद चुने गए। वह तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। वर्ष 2017 में सांसद के छोटे भाई डॉक्टर विमलेश पासवान भी बांसगांव से विधायक चुने गए। अब बात करेंगे देवरिया जिले की। देवरिया जिले की बात करते हैं तो दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाम सबसे पहले आता है। दुर्गा प्रसाद मिश्र उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और उसके बाद वो सबसे पहले देवरिया जिले के बरहज से पहली बार विधायक चुने गए। देवरिया जिले के बरहज बकुची निवासी दुर्गा प्रसाद मिश्र जनसंघ के टिकट पर पहली बार सलेमपुर से विधायक बने। बाद में वह बरहज से विधायक चुने गए। प्रदेश सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। एक बार भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रचार के लिए देवरिया आए थे। तब दुर्गा प्रसाद मिश्र ने अपने बच्चों को साका, राका और बाका बताकर अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करवाई थी। कैबिनेट मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद मिश्र के निधन के बाद उनके बड़े बेटे दीपक मिश्र साका उसकी राजनीति विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा से इस बार उनको बरहज से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब बात यशपाल रावत की कर लेते हैं। यशपाल रावत शारदा पवार के बेटे हैं।
सहीजनवा विधानसभा सीट यशपाल रावत के पिता शारदा रावत की परंपरागत सीट हुआ करती थी। सहीजनवा से चुनाव जीतकर वे सिंचाई मंत्री बने थे। उनके बेटे यशपाल रावत ने कमान संभाली। पूर्व में यशपाल रावत एक बार विधायक भी चुने गए थे। दोबारा उनको जीत नहीं मिल सकी। वर्ष 2022 के चुनाव में सपा ने एक बार फिर से यशपाल रावत को मैदान में उतारा है और जोर आजमाइश करने का मौका दिया है कि एक बार फिर यशपाल रावत विधायक बने सपा के टिकट पर। अब आपको बता दें, वर्तमान विधायक कैंपियरगंज से विधानसभा सीट से फतेह बहादुर सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पिता वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 14वें मुख्यमंत्री की बात करें तो इनके पिता वीर बहादुर सिंह ही थे। उनके पिता 3 बार वीर बहादुर सिंह पनियरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन परसीमन के बाद फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज विधानसभा में आ गए थे और इस बार फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान पे उतरे हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं वर्तमान के विधायक विपिन सिंह के बारे में, जो गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व विधायक अंबिका सिंह के बेटे विपिन सिंह के सामने भी पिता की विरासत को बचाने की चुनौती लगी है। 2017 में वह ग्रामीण से विधायक चुने गए। अंबिका सिंह भी लोगों में अपनी पकड़ के चलते कौड़ी राम से विधायक चुने गए थे। परसीमन में कौड़ी राम विधानसभा खत्म हो जाने के बाद उनके बेटे विपिन सिंह मैदान में आए। वह दूसरी बार पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव के मुकाबले मैदान में हैं। विनय शंकर तिवारी की बात कर लेते हैं। हरिशंकर तिवारी की जब जिक्र आती है तो हाथा का जिक्र भी स्वाभाविक है। विनय शंकर तिवारी पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। विनय शंकर तिवारी 2017 में चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। जिले की 9 विधानसभा सीटों में 8 विधानसभा सीट बीजेपी की जीत मिली थी। 2022 में वह सपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता हरिशंकर तिवारी इस सीट पर से 21 साल तक लगातार विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2007-2012 में उनको लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। अब बात अमरेंद्र निषाद की कर लेते हैं। पिपराइच विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद को एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई से जूझते हुए दिखाई देंगे। सपा के प्रत्याशी हैं और पिपराइच विधानसभा सीट से इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में वह बीजेपी के महेंद्र पाल के मुकाबले चुनाव हारे थे। 2022 में वह दोबारा मैदान में थे। इसी सीट में उनके पिता जमुना निषाद चुनाव जीतकर बसपा सरकार में मंत्री बने थे। जमुना के निधन के बाद उनकी पत्नी राजमती निषाद 2 बार यहां से विधायक भी रह चुकी हैं। आखिरी नेता की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अमन मणि और अजीत मणि का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस समय निवर्तमान विधायक अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2017 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वीएसपी के चुनाव के निशान के तले वो इस बार ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जब नौतनवा विधानसभा की बात करते हैं 2 ही परिवार नजर आता है। एक तो कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह का परिवार और दूसरा मणि परिवार यानी अमर मणि और अमन मणि। आपको बता दें कि अमर मणि नौतनवा महाराजगंज पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 के चुनाव में अमर मणि के भाई अजीत मणि को टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 2017 में अमन मणि ने निर्दलीय ताल ठोकी और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार वो बीएसपी के चुनाव चिन्ह के तले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। क्या अपने पिता के विरासत को कायम रखते हैं या फिर गंवा देते हैं। कि तमाम जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपनी विरासत को कायम रखने की लड़ाई में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके लिए ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि वो इस लड़ाई में अपना सब जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे और अपना ताल ठोकते हुए नजर आएंगे कि इस विधानसभा चुनाव उनके लिए जरूरी क्यों हो जाता है। क्योंकि कुछ ने 2017 में अपने विधानसभा चुनाव को जीता था, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और 5 साल बाद 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनको मौका मिला है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 का ये विधानसभा चुनाव क्या वो अपनी विरासत को बचाते हुए नजर आएंगे या फिर से एक बार वो अपनी विरासत को गंवा देंगे।